हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त, आपका भाई पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आडा 24/7 एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप? कैसी चल रही है तैयारी? मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं आप बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब मेरी मत पूछिएगा, मैं तो अभी जैसा चल रहा है चल ही रहेगा कुछ दिन तक। आप बताओ, आपका सब कुछ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आप ये बताओ हरीश कि हमारा जो हम लोगों ने फ्राइडे क्लास की थी, उस क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था? सर कुछ रोके। फ्राइडे जो हमारी क्लास थी उसका आपको बताना है लास्ट टॉपिक क्या था। कोई बच्चा, जिन बच्चों को कोई बच्चा ऐसा हो जो उसमें जुड़ा था, तो वो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? मेरे हिसाब से शायद मुझे लग रहा है यूनाइटेड नेशन मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ये वाली सारी चीजें हो चुकी थी। सर आज 11वें नंबर की क्लास है ना? हाँ 11वें की है निशांत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद मैं जो आपको पढ़ा चुका था वो बेटुआ, वो उद्देश्य पढ़ा चुका हूं। कामकाज की भाषा ये भी मैं आपको करा चुका हूं कि इनकी दो लैंग्वेज हैं, वर्किंग लैंग्वेज, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है। ये मैं आपको बता चुका हूं, फ्रेंच सॉरी। तो ये वाला पॉइंट भी आपका हो चुका है। और वर्तमान सदस्य देशों की अगर मैं नहीं ये वाला पॉइंट नहीं हुआ भैया। ये सुरक्षा परिषद आज का टॉपिक ये होगा। 9-10 मैंने रिशेड्यूल कराई है निशांत, तो वो क्लास आपको आगे मिलेंगी, परेशान बिल्कुल मत होना। वो क्लास आपको जैसे सैटरडे संडे होगा ना, तो तब मैं आपको करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। कभी आपको लगे कि गुरुजी क्लास नहीं हुई है, तो बेटा जब हमने आपसे बोला परेशान मत होइएगा। आज आपकी जो क्लास चलेगी वो सिक्योरिटी काउंसिल की चलेगी। यानी कि मैं जो आपको पढ़ा रहा था यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के कुछ अंग हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने अभी कल पढ़ाया था, मैंने आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ाया था, और बेटा आपको पता होगा कि आज है 23 अक्टूबर और कल क्या है? आज 23 अक्टूबर है, कल क्या डेट है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं भाई आज है 23 अक्टूबर, है ना? तो बच्चों आप मुझे बताओ कल क्या है? सर जी 24 अक्टूबर। और मैं 24 अक्टूबर क्यों आपसे पूछ रहा हूं भाई? कल कुछ खास होगा इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। साइंस भी कराऊंगा, परेशान मत हो। आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 के दिन क्या स्टेब्लिश हुआ था बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 के दिन क्या स्टेब्लिश हुआ था? तो आप लोग कहोगे सर यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसीलिए यूएनओ की स्थापना हुई थी बच्चों, इसलिए ध्यान रखना। और हम अब डॉक्टर के पास गए, हमने आपको बताया था बच्चों। कई साथी पूछ रहे गुरुजी क्या आया रिपोर्ट में, क्या है रिपोर्ट में? तो मैं आपको बता दूं, स्टोन तो है, थोड़ा सा लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। अब क्या इन्फेक्शन है यार, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर तो बोल रहे थे एडमिट हो जाओ 4 दिन के लिए, तो हम बोले नहीं, आप हमें दवाई से ठीक कर दीजिएगा। तो जो मेरे लंग्स होते हैं इन दोनों में जो है इन्फेक्शन हो गया किसी कारणवश, इसलिए बार बार मुझे इसलिए ऐसा करना पड़ता, दर्द होता है बहुत तेज, है ना? तो परेशान मत होइएगा। तो बच्चों 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखिएगा। और 24 अक्टूबर इसीलिए कल जो है यूएन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कल आपका यूएन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन उसी यूएन में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल को कब बनाया गया था बेटुआ? 17 जनवरी 1946 को। आप लोगों में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डेट याद करने में बड़े कंफ्यूज होते होंगे कि 15 अगस्त 1947, 24 अक्टूबर 1945, 12 अगस्त 1946, 17 जनवरी 1946, डेट याद नहीं रहती होंगी। मत याद करो डेट, जो खास खास डेट है सिर्फ उन्हें याद कर लीजिएगा, मत याद करो डेट, बस बात खत्म होगी, इतना ही कहना चाहूंगा। तो 24 अक्टूबर तो आपको जरूर याद रखनी है। लेकिन सुरक्षा परिषद की जब आप बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जब आप बात करते हैं, तो बच्चों इसे कब स्टेब्लिश किया गया था? 17 जनवरी 1946 को। इसका टारगेट क्या है? इसे क्यों बनाया गया था? सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों बनाया गया भैया? भाई यूएन को बनाया गया, क्यों बनाया गया आपको मैं बता चुका हूं कि विश्व में दो देश आपस में ना लड़े ना जड़े, विश्व में शांति बनी रहे, इसलिए उसकी स्थापना की गई। लेकिन इसको क्यों बनाया गया बच्चों? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। अंतरराष्ट्रीय शांति
सुरक्षा बनाए रखना। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोगों को मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, अंतरराष्ट्रीय संधि या सांधि, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय संधि किस आर्टिकल में आती हैं? गौरव, निशांत, रेसर, मनोज राज, कुशल, अनिता मीना, भाई निकिता, प्रज्ञान, आप बहुत प्यारी गुड़िया है, आपने बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया मेरी छोटी गुड़िया। आपको बता देना चाहता हूं कि वो आर्टिकल नंबर 51 है। क्या है बेटा? आर्टिकल नंबर 51, जिसमें आपकी क्या इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय संधि की बात की गई है। और ये जो आर्टिकल नंबर 51 है ये डीपीएसपी में आता है, कोई बात नहीं रमनदीप, ये डीपीएसपी में आता है या फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है या फंडामेंटल राइट में आता है? आर्टिकल नंबर 51 किस में आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बढ़िया रमनदीप भैया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसे क्यों बनाया गया था, इसका कारण क्या था। देखिए, जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई कारण है। मैंने घड़ी पहनी हुई है, घड़ी को बनाया गया क्यों? घड़ी में आप अपना टाइम देख सकते हैं, है ना। ये बना मारकर बनाया गया क्यों? इससे हम लिख सकते हैं। जैकेट बनाया गया क्यों? इससे हमारी सर्दी बच सकती है। यानी कि बच्चों कवर करने के लिए, बॉडी कवर करने के लिए बनाया गया, कुछ भी आप जैसे समझना चाहें। उसी तरीके से भाई अगर सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया तो क्यों? पहली बात तो कब बनी और बनाए जाने का टारगेट था इंटरनेशनल पीस। बस ये वाली बात को आप याद रखना कि विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, इसलिए बनाया गया था इनको, है ना। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान में इसके 15 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। वो कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ये मैं पहले बता चुका हूं। भारत इसका टेम्परेरी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसे पढ़ो जरा 1 मिनट के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जून 1945 में बना। लेकिन प्यारे बच्चों, जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इस्टेब्लिश जून 26, 1945। सवाल ये आता है मेरे प्यारे साथियों, कई बार यूएनओ 1945, रेसर मनोज ने कुछ लिखा है 51 यूएनओ, इसका मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। 51 यूएनओ का मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, क्या है ये? पूरा सवाल लिखो ना भाई। आपने लिखा है 51 यूएनओ, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ ना एक बार। अच्छा, आर्टिकल नहीं नहीं नहीं, हमारे 51 आर्टिकल में यूएनओ नहीं आती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आर्टिकल नंबर 51 की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 51 में क्या आती है? मान लो आज अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय शांति, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ये बेटा 51 में है। जैसे मान लो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो जाएगा। अब सुनिएगा जरा रमनदीप, मैं आपको बताता हूं मनोज भैया, हुआ क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो गया। उस युद्ध का जो समापन हुआ, उसके बाद जो इन दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि होगी ना, वो आर्टिकल 51 के तहत होगी। ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर होगी बातें? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि इंटरनेशनल जो आपकी पीस होती है, शांति होती है, वो 51 के तहत 2 देशों के बीच होती है। कितने देशों के बीच? 2 देशों के बीच में। और ये कोई पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए है यार। हाँ, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने क्वेश्चन डाउट क्लियर करते हो, और मैं उन सबको डाउट क्लियर साथ के साथ क्लियर करता चलता हूं। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। अब आता है इसे क्यों बनाया गया, छोड़ दो, कोई फालतू की बातें हैं। अब आती मेरे प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। ये तुम्हें जरूर पढ़ना होगा। सही है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा कोर्ट, जब मैंने आपको कोर्ट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बेटा भारत में 3 प्रकार के कोर्ट पढ़ाए होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे कहा होगा कि सर एक आपका सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, और भारत के अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है जिनकी संख्या फिलहाल में 25 है। यही तो मैंने आपसे कहा होगा। और इन हाई कोर्ट के नीचे अगर आप चलते हैं तो अलग अलग जिले में क्या है बेटा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मेरे प्यारे बच्चों, अनीता मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेपर में कभी पूछे नहीं जाते हैं, जिन्हें हिंदी में आप अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हो, जिला न्यायालय कह सकते हो। ये पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में पूछे जाते हैं ये 25+1, ये क्या है 25+1, 25 राज्यों में है, एक यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली में है ना निशांत। चलो, तो मेरा कहने का मतलब बबुआ आपसे इतना था
जो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद होती है, न्याय परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये कब स्थापना हुई इसकी? ये हुई आपकी 1900 मेरे प्यारे बच्चों 45 में। कब हुआ? 1945 में। लेकिन एक तरीके से इसका निलंबेशन, इसे खत्म कर दिया, सस्पेंशन कब आ गया इसका बच्चों? वो आ गया 1994 में। कब आ गया? 1994 में। ये याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनका उद्देश्य क्या था भाई? इसको क्यों बनाया गया था वो देखिएगा। इसे इसलिए बनाया गया उन देशों की सुरक्षा और प्रशासन संबंधित दायित्व का निर्वहन करना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं हो पाए। जैसे आप लोगों को पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? बताइएगा जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ है। कब हुआ है भैया? 1945 में खत्म हुआ है। लेकिन 1945 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप याद रखना, 1945 के बाद में क्या विश्व के सभी देश अंग्रेजों से आजाद हो गए थे? आप बताओ, क्या 1945 में सभी देश आजाद हो गए थे? नहीं। हमारा इंडिया कब आजाद हुआ है? आपको मैं बता दूं बेटा, हमारा जो देश है ना वो 1947 में आजाद हुआ है। और 1947 तो छोड़ो, आप जानते हो गोवा कब तक गुलाम रहा है? आप लोग जानते हैं गोवा कब गुलाम रहा है? गोवा कब तक गुलाम रहा है? बेटा याद रखना, गोवा कब तक गुलाम, हम लोग तो आजाद हो गए 1947 में, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ पता है आपको? सर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बेटा भारत पर राज तो रहा ना। और किन का रहा? पुर्तगालियों का। किसका राज रहा बेटा? गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा है। किसका राज रहा है? पुर्तगालियों का। और ये आजाद हुआ है 1961 में। देखो आप खुद दिमाग से सोचो, क्या गुरुजी हमारा गोवा आजाद नहीं था? नहीं, हमारा गोवा आजाद ही नहीं हुआ बेटा। आजाद तो बाद में हुआ है। और ये कब हुआ है? 1961 में। आप सोचो, आजादी के भी बेटा कितने साल? 13-14 साल हमारा ये गोवा गुलाम रहा है पुर्तगालियों के कब्जे में। 1961 में आर्मी कार्रवाई की गई और इसे आजाद कराया गया। और 1987 में 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। कौन सा? भारत का 25वां राज्य बना दिया। ये आपको याद रखना होगा। बात क्लियर होगी? आपको मैं बता दूं, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू द एरिया। आप ये भी याद रखना बेटा, गोवा छोटा होने के बावजूद भी सिक्किम से ज्यादा पॉपुलेशन है। याद रखना, देखो ध्यान से सुनो, गोवा में सबसे कम एरिया होने के बावजूद भी पॉपुलेशन आपके सिक्किम से ज्यादा है। जबकि वर्ल्ड में इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है और सबसे ज्यादा यूपी की है। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देखिए। चलो भैया यहां चला जाओ, ऑपरेशन विजय। कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहां कौन सा ऑपरेशन चला है? 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बता सकते हो? 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बेटा? सबसे कम पॉपुलेशन बेटा आपके सिक्किम की है, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलेशन आपके गोवा की है। अब आ जाओ जरा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अब क्या हुआ, जब सब देश आजाद हो गए तो इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन बच्चों आपको पढ़ना होगा आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या हो गया बच्चों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। लेकिन बच्चों विजय नहीं था यार। मैंने कब कहा आपसे विजय? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि गोवा को जब आजाद कराया गया तो किस ऑपरेशन के तहत आजाद कराया गया था, ये आपको बताना है। बोलो बच्चों, पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एक बार लिख लो जरा। बोलो भैया। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना। नहीं, ब्लू स्टार तो गलत बता रहे हैं बेटा, ब्लू स्टार तो आपका गलत है रमनदीप, बिल्कुल गलत है। चलिए अगर मैं आपको बता दूं, और मैं पहली लाइन में ही सही बोल गया था, उसका आंसर ऑपरेशन विजय ही था।
आप लोग पता नहीं कहां कहां घूम रहे हो। मैंने एक बार बोल दिया गलत है ऑपरेशन विजय, तो सबने फिर गलत कर दिया। ऑपरेशन विजय बिल्कुल सही आंसर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार बेटा तब का था जब वो उसमें गुरुद्वारे में कुछ लोग घुस गए थे, क्या लेकर, हथियार लेकर। उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब आती है बात अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। बेटा जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात आती है, आखिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्यों खोला गया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? पहला सवाल। भाई दोस्तों बात यह आती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना क्यों की गई थी, कोई बच्चा बताएगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी देश की अगर मैं बात करूं, देश के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो भारत की अगर मैं बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों मान लो मैं भारत की बात करता हूं और भारत के दो राज्यों का आपस में डिस्प्यूट हो गया, समझ रहे हो ना? भारत के दो राज्यों का आपस में डिस्प्यूट हो गया, जिसमें एक आपका यूपी था और एक आपका एमपी था। तो रमनदीप गौड़ मेरी प्यारी छोटी गुड़िया, ये बताओ ये केस हाई कोर्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा? रमनदीप बताओ मेरी प्यारी गुड़िया, ये बताओ, यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट। आपको इतना बताना है कि अगर भारत के दो राज्यों का डिस्प्यूट आपस में हो जाए, जैसे मान लो यूपी का एमपी से हुआ, एमपी का किसी और से हुआ, तो ये केस सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है? आप बताइएगा, क्या ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लो डिस्प्यूट हो जाए दो कंट्री के बीच में, एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अगर ये केस हो जाए तो क्या अब ये हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा? कहां पर जाएगा बच्चों, ये अब आपको बताना है। मैंने आपसे पूछा कि मान लो दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो रहा है, तो बेटा आप कहां जाओगे? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन मान लो प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर केस किस किस के बीच हो गया? दो देश के बीच हो गया, तो बेटा ना आप हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे। कहां जाओगे बच्चों? इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे। और इस इंटरनेशनल कोर्ट की जो स्थापना की गई थी बच्चों, वो ध्यान रखना, वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। कब? 1946 में इसकी स्थापना। वैसे काम स्थापना तो इसकी 45 में मानी जाती है, लेकिन जो इसने काम करना शुरू किया वो बेटा 1946 में किया था। क्या किया था? 46 में। आप सभी जानते हैं कि जो भी इसमें जज बनते हैं, उन जज का जो कार्यकाल होता है, पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो जज होते हैं, जज का कार्यकाल कितना होता है? तो जज का कार्यकाल होता है आपका कितना सर जी? 9 वर्ष का। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा 5 वर्ष या 6 वर्ष आप लोगों ने कोई सुना होगा, जैसे कैग का 6 वर्ष होता है, तो बेटा हमारे यहाँ 5 वर्ष आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज होते हैं उनका कार्यकाल बेटा 9 वर्ष का होता है। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे टोटल जो जज होते हैं, यहाँ पे जो टोटल जज होते हैं, टोटल जज होते हैं बेटा 15, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर टोटल जज की जो संख्या होती है वो 15 होती है, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर उसमें 15 जज होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? और आपसे सवाल ये पूछ ले कि भारत की तरफ से पहुंचने वाला पहला जज यहाँ पे कौन था, वो भी बताऊंगा। अभी कुल्लाल में 4 जज या 5 हैं इस समय। कौन है? तो दलवीर सिंह भंडारी हैं, जो भारतीय हैं। मैं पूरी बातें आज यहाँ पे करूंगा, आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हैग कहां पे? सर नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर है? नीदरलैंड में है। और बच्चों वर्तमान राष्ट्रपति जॉन ई डोन यूंग है। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसका टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सर उद्देश्य अभी तो मैंने बताया था कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में विवाद हो जाए, अगर दो राष्ट्र, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो केस सीधा कहां जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। ये देख लो यहां पे साफ साफ लिखा है, यहां पे साफ साफ लिखा है कि यह दो राष्ट्र के मध्य कानूनी विवादों को हल करता है। और यही तो समझाया था मैंने आपको भी भाई, यही तो थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था। अब जैसे मान लो कोई भी दो, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत और पाकिस्तान, ये तो एक एग्जांपल आपको दिया था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी सर आप हर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान पे ही क्यों देते हो? बच्चों आपको ये सारी चीजें सिर्फ समझाने के तौर पर बोली जाती हैं। कभी आपको ये लग रहा हो कोई पर्सनल मत लेना, इस बात को दिल पे मत लेना। और फिर अगर मैं भारतीय बोलता भी हूं बार बार, तो आपको इस बात पे तो गर्व होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। पगला गए हो का? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो है कि कहां पड़ता है? सर नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। ये आपको याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों के द्वारा दिए गए कानून प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यह सलाह देने का काम भी करता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी मैं आज करवाने वाला हूं। उससे पहले आप ये देखिएगा,
ये देखो बेटा, अब बात आती है कि सर इसमें जो 15 जज होते हैं, ये 15 जज कहां से आते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि ये जो 15 जज होते हैं मनोज, देखिए आपको मैं डीपली पढ़ाना चाहता हूं, इस क्लास को आपको बता देना चाहता हूं। मैं शॉर्ट में इतना भी कह सकता था कि इसमें सिर्फ 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जज होते हैं, और आगे में कुछ नहीं बताता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 15 जज होते हैं ये आते कहां से हैं, एशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, या आपके ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कहां से आते हैं 15 जज, ये आपको पढ़ना जरूरी है। और जो बच्चा इनको नहीं पढ़ेगा उसको ये पढ़ना बेकार की बातें हैं, व्यर्थता की बातें हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो। तो बेटा ये 15 जो जज हैं, ये 15 जज आते कहां से वो देखना जरा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपके लिए। इनमें से देख लीजिएगा, 15 जज में से 3 जज आते हैं अफ्रीका से। 3 जज कहां से आते हैं? अफ्रीका से आते हैं। और 2 आते हैं आपके लेटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से, 3 आते हैं एशिया से, और बच्चों 5 आते हैं पश्चिमी यूरोप से, और 2 आते हैं बेटा पूर्वी यूरोप से। 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, ये रहे 15 बेटा, ये रहे 15 मेंबर। अफ्रीका से सिर्फ 3 ही जज हो सकते हैं, अमेरिका से, अमेरिकी और कैरिबियन देशों से 2 हो सकते हैं, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 हो सकते हैं। बच्चों ये आप याद रखना। आप लोगों को ये मत नहीं पूछना कि भारत की तरफ से पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। वर्तमान में भारत की तरफ से जो वहां जज कार्यरत है उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। सर पेपर में पूछा जाता है क्या? ये पीसीएस के पेपर में आ सकता है और सीजीएल के मेंस एग्जाम में आ सकता है, आपके में नहीं आएगा। लिखित रूप से गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में ये नहीं आएगा, लेकिन आपके पेपर में ये जरूर पूछा जा सकता है कि टोटल कितने जज होते हैं? 15। कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का। काम करना शुरू कब किया? 1946 में। आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि 2 देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको खत्म करना, है ना। चलिए अगला देखो। सर इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे वो मैं अब लेकर आ रहा हूं। अब सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जो आज तक जज बने हैं वो कौन कौन बने हैं, पहले ये देख लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज बने हैं वो कौन कौन से बने हैं भाई, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। पहले बने थे सर बेनेगल राव, जो बने थे 1 साल के लिए, 52 से लेकर 53 तक, है ना। इन्होंने रिजाइन कर दिया था। आगे लेकर चलता हूं, नागेंद्र सिंह 73 से लेकर 88 तक, रघुनंदन स्वरूप पाठक जी 1989 से लेकर 1991, और दलवीर सिंह भंडारी बिटवा ये आज तक भी वहां पर सदस्य हैं। आज तक भी ये क्या है? आज तक भी ये सदस्य हैं। ये आपको याद रखना होगा। यानी कि भारत के 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज बन चुके हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट में क्या बन चुके हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में बेटा जज बनने वाले भारतीय। इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज बने हैं आज तक वो कितने भारतीय हैं? तो भैया वो हैं आपके 4, और वो चारों आपके सामने हैं। वो चारों आपके सामने है। रमनदीप मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप सर बेनेगल आपने नहीं पढ़ा था, इसका मतलब मुझे लगता है, तो इसे आप लिख लीजिएगा पहले एक बार। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं 1 मिनट या 2 मिनट बाद। लेकिन पहले इनको लिखो। मैं चाहता तो डायरेक्टली ऐसे बता देता कि इसका ये वो, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से, समझाऊंगा अच्छे से। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आती है बेटा क्वेश्चन। कितने बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? मैं अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, 10 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 क्वेश्चन पूछूंगा। कितने बच्चे तैयार हैं? पहला क्वेश्चन तो ये रहा। 10 क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन तो ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मैंने पढ़ाया है और मुझे लगता है कि आप लोग सही जवाब देंगे। देखिए वो मैंने आपको बताया था सर 193। इसमें जो अंतिम देश है, अंतिम देश कौन सा है जो लास्ट में जुड़ा है? लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो बेटा ये मैंने आपको बताया था साउथ सूडान। साउथ सूडान। कोई बच्चा बता सकता है? मैंने उस दिन इसकी कैपिटल बताई थी, कैपिटल क्या है? साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, ये बता सकते हो आप? मैंने उस दिन बताई थी क्लास में कि इसकी कैपिटल क्या है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेटा आपकी जूबा। वो क्या है बच्चों? आपकी जूबा। ये आप लिख लीजिएगा, वो क्या है बच्चों? जूबा है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। यूएनओ का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी मैंने आपको करा रखा है। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है?
एंटोनियो गुटेरेस बिल्कुल नहीं, बान की मून बिल्कुल नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत के गवर्नर जनरल रहे लास्ट, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर कौन था भैया? तो बेटा ध्यान रखिएगा वो आ जाएगा आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या आ जाएगा भैया जी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 बार राष्ट्रपति बने हों, जबकि अमेरिका में कोई एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ये 4 बार राष्ट्रपति बने, ध्यान रखना होगा। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था सर, वो है आपका हैग में। कहां पर है? हैग में। अब हैग तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन बेटा हैग पड़ता कहां पर है? हैग पड़ता नीदरलैंड में। हैग कहां पर है? नीदरलैंड में। क्योंकि कई बच्चे तो अब ये कहेंगे कि सर आपने तो हैग बताया था, हैग ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना होगा कि हैग पड़ता किस कंट्री में हो। तो हैग पड़ता है नीदरलैंड में। अगर हैग नहीं है तो कोई बात नहीं है बेटा, नीदरलैंड तो है। अब मान लो तुम्हारे घर पे कोई पार्टी के लिए इनविटेशन आता है और वो लड़का तुम्हें जानता है सिर्फ, लेकिन उसने तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा है, तो क्या उस पार्टी में आप नहीं जाओगे? जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा अभी जो वैल्यू है वो तुम्हारे पिताजी की है ना। हमसे ज्यादा जो इज्जत है अभी वो पापा जी की है, ये बात आपको याद रखनी होगी, और हमसे पहले उनका नाम आएगा। तो बच्चों नहीं है हैग का नाम तो कोई बात नहीं, हैग भी तो किसके अंदर है? नीदरलैंड के अंदर। चलिए अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता? मिनी पार्लियामेंट। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि मिनी पार्लियामेंट कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि मिनी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को, किसे कहा जाता है? जवाब दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कहा किसको जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। चलिए अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी मैंने आपको पढ़ा है। देखिए अगर मैं इसमें से पहला ऑप्शन काट कर देता हूं, विनोबा भावे। आप जानते हैं इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। इन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। ये आपके पेपर में पूछा गया है। क्या चलाया था बच्चों? भूदान आंदोलन। तो इनसे तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका विजयी लक्ष्मी पंडित। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका विजयी लक्ष्मी पंडित, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल क्या है? यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है? देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसके 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी देश है और 10 अस्थायी देश हैं। बेटा ब्राजील मैंने कहीं बताया था आपको? आप कहोगे सर नहीं। ब्राजील ध्यान रखना साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में कॉफी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं कॉफी की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है बच्चों? अगर मैं ब्राजील की बात कर रहा हूं तो ठीक है, ब्राजील में कॉफी ज्यादा होती है, लेकिन बच्चों भारत में कहां होती है? सर कर्नाटक में होती है। द कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया। क्या है भैया? ब्राजीलिया। अब चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में कौन शामिल नहीं है? मैंने आपको कई सारी बातें बताई और इस सवाल का जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा, सर हिंदी शामिल नहीं है। बच्चों पहले तो ये बताओ कि आज की क्लास के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और टॉपिक कैसा लगा। दूसरी बात, अभी तो टाइम है, सर क्लास तो बंद नहीं करोगे? नहीं, क्लास बंद नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा कुछ, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब आपका ये टॉपिक हुआ है खत्म, ये टॉपिक आपका खत्म, लेकिन अब क्लास यार 30 मिनट हुए तो मैं छोड़ तो सकता नहीं हूं। तो क्या इस 15 मिनट की क्लास में भी जो 15-20 मिनट की क्लास बची है, ये टॉपिक तो खत्म हो चुका है। और मैं वो टीचर नहीं हूं कि बच्चों का अगर टॉपिक खत्म हो गया तो क्लास छोड़ के चले गए, नहीं, मैं कुछ और आपको पढ़ाना चाहता हूं जब तक अगला टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे कल। लेकिन प्यारे बच्चों तब तक मैं क्या कर सकता हूं? तब तक मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम होगा जनगणना। मैं आपको एक टॉपिक कराने वाला हूं, जनगणना, सेंसस। आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी? मैं आपको जनगणना के क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद भी है कि आपके पेपर में 1 नंबर आता भी है यहां से। जनगणना से रिलेटेड थ्योरी नहीं कराने वाला, सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगा, और वो भी बेटा 15 मिनट, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ना कि तुम्हारी 15 मिनट वेस्ट जाए, 15 मिनट तुम्हारी 1 मिनट भी खराब जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता।
आइए, तो मैं आपको जनगणना वाले टॉपिक पर लेकर चलता हूं प्यारे साथियों। देखिए, आ जाओ भैया। मैं पहले कुछ बेसिक पॉइंट लिख देता हूं। सर थ्योरी कब कराओगे इस पर? कराऊंगा बेटा थ्योरी भी हरीश, आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं पहले थ्योरी कराता हूं नहीं कराता ये हरीश, ये बताइएगा। आज तो थोड़ा मेरे पास समय है तो 15 मिनट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बेटा अगर आपसे पूछता हूं कि इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुई, तो सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हमारे भारत में पहली बार जनगणना हुई। ध्यान से सुनना, हमारे भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन बच्चों सवाल ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर, सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा सर 1872 में तो हुई, तो क्या हर 10 साल बाद होगी? नहीं। ये कब डिसाइड हुआ सर? ये हुआ 1881 में। ये कब डिसाइड हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान। लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान ये डिसाइड हो गया कि आज के बाद भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होगी। अब आप जानते हैं कि हम लोग आजाद कब हुए बच्चों? हम लोग आजाद कब हुए? आप अच्छे से जानते हो सर, 1947 को हम लोग आजाद हुए। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करता हूं, आप आजाद हुए। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना, आपको बता दूं, पहले तो मैं इनके नाम के आगे कभी लोड लगाता भी नहीं हूं, आपको तो पता ही होगा कि मैं इनके नाम से बड़ा नाराज होता हूं। कई सारे टीचर भी हैं वो कहते हैं नहीं इनके नाम के आगे लोड लगाना चाहिए। भैया तो वो आप अपने नाम के आगे लगाओ या इनके नाम के आगे तो मेरे सामने लगाना मत, बात खत्म। ये वही हैं जिन्होंने 18-18 साल के बच्चों को फांसी दे दी है। आपको पता होगा खुदीराम बोस उस समय 18 साल के थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ये वही बेवकूफ थे जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, हमारे बड़े भाइयों को, क्या बोलूं बच्चों, बस आंख से आंसू आ जाते हैं जब मैं उस डेट को याद करता हूं कि 23 मार्च 1931 के दिन क्या गुजरी होगी भगत सिंह की मां पर, क्या गुजरी होगी सुखदेव जी की मां पर, क्या गुजरी होगी उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, मेरे प्यारे बच्चों, उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी उस समय, जिनको पता होगा कि आज तुम्हारे बच्चों का अंतिम दिन है, लेकिन उन बच्चों ने हंसते हंसते अपने प्राण कुर्बान किए थे आपके लिए। हंसते हंसते खुद गले में फंदा चूम लिया था कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजादी आपको ऐसे ही नहीं मिली कि आपको लगता है कि बस हम लोग आजाद हो गए, उसके लिए बड़ी संघर्ष, बड़ी हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, मैं लाड नहीं लगाता हूं कभी इनके नाम के आगे। 1947 को हम लोग आजाद हुए और 1951 में हमारे देश में पहली बार जनगणना हुई आजादी के बाद। आजादी के बाद कब हुई बेटा? आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी, ये आपको याद रखना होगा। और 2011 में, कब? 2011 में अंतिम हुई थी। 2011 में कब हुई थी? अंतिम हुई थी, ये आपको याद रखना होगा, है ना। 2011 में कब हुई थी? अंतिम हुई थी। 1951 में कब हुई थी बेटा? 1951 में ये पहली हुई थी आजादी के बाद। तो आपको याद रखना होगा भाई बच्चों, आजादी से पहले कितनी हुई? आजादी से पहले, तो आपका जवाब पता क्या आएगा? आजादी से पहले हुई 8, और आजादी के बाद कितनी हुई? आजादी के बाद कितनी हुई? तो बेटा ये क्या हुआ यार, आजादी के बाद कितनी हुई? तो बेटा 7, और टोटल कितनी हुई? टोटल हो गई 15। तो जो भी सवाल आपसे पूछे, नहीं 12 वाले गलत है संतोष, आपका गलत है, 12 नहीं हुई है। आजादी से पहले 8 हुई हैं और आजादी के बाद 7 हुई हैं, टोटल हो चुकी है 15। ये आपको याद रखना होगा। अब कई बच्चे जिनको कंफ्यूजन है, मैं एक साथ आपको लिख देता हूं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनका मैं एक साथ लिख देता हूं। देखिए पहले, अब आप भी लिख दीजिएगा, कभी दिक्कत में आ जाओ फिर आप लोग। पहली हुई कब? पहली हुई 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में, 1911 में, 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 और 2011। देखो बच्चों,
आजादी से पहले सर 2021 में नहीं हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सॉरी सर। हाँ, पंचवर्षीय योजना 12 हुई है संतोष। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आजादी से पहले कितनी हुई? 8। आजादी के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 और 7 कितनी होगी सर? 15। अब शायद आपका किसी का डाउट नहीं होगा, किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा जो मुझे लगता है। सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है। आप ध्यान रखना, मैं कई सारे सवाल आपको यही बता देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा एससी की अगर बात करें तो बेटा एससी कहां पर है? अगर मैं एससी की बात करूं तो सबसे ज्यादा एससी है यूपी में, याद रखना। अगर मैं पूछूं सर एसटी कहां पर है, तो एसटी है आपके एमपी में। दोनों क्वेश्चन क्लियर करो, एससी यूपी में है और एसटी आपके एमपी में है। ये क्लियर हो गया। हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता है, अगर मैं साक्षरता की बात करूं, हमारे भारत की जो साक्षरता है वो बेटा 74.04% है। ये आपको याद रखना होगा। हमारे भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं, और लेकर चलने के बाद आपको मैं यहां बताना चाहूंगा 3 से 4 पॉइंट। और वो 3 से 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है सर? यूपी में। सबसे कम कहां पर है सर? सिक्किम में। कहां पर है सर? सिक्किम में। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सर वो आपका सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। अगर मैं पूछूं बच्चों, सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल में, सबसे कम कहां पर है? बिहार में। हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो 382, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट। अब देखो साक्षरता दर सबसे अधिक है, मैंने एक क्वेश्चन में सारे करवा दिए आपको। सच बताओ, क्या इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाओगे? ईमानदारी से बताना। क्या अब आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? सर बिल्कुल दे देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछता सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका यही क्लियर हो जाएगा। कौन सा बच्चों बताना जरा? सर ये हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा साथियों? बिहार हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये भी आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 362 बिल्कुल गलत है, 412 बिल्कुल गलत है, 382 बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 382 आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह भी मैंने आपको बताया था। देखिए अगर यहां पे सबसे ज्यादा पूछता तो मैं आपको बता दूं, अगर वो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछता, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर वो पूछता तो आपका आंसर यूपी आता। क्या आता बच्चों? यूपी आता। लेकिन उसने पूछा सबसे कम, तो सबसे कम पे आंसर आएगा आपका सिक्किम। सबसे कम पे आंसर आपका क्या आएगा? सिक्किम आएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना है, हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता गया हूं सर जी, 74.04%। 5 में से 5 सबके ठीक है? बोलो, सब बच्चों के 5 में से 5 ठीक है? एक बार बता दीजिएगा, क्या 5 में से 5 ठीक है? वेल डन, जबरदस्त। क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दी थी, है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी चर्चा बहुत अच्छे से आपको ही कर दी थी, है ना। अब ये देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। भारत की जनगणना का इतिहास कब से माना जाता है? हम तो जानते हैं, पहले आप लोग बताइएगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया था, पहले क्वेश्चन में।
अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो पहले क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी। तो तो भैया ये आंसर आएगा आपका कौन सा, 1800। अगले पर आइएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिसेप द्वारा किन दो शहरों में कराई गई थी। लेकिन नॉर्मल जनगणना कराई गई थी पहली बार इलाहाबाद में और बनारस में। आप जानते हैं इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है, इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है बेटा, करंट नेम क्या है, तो वो है प्रयागराज। वो क्या नाम है, प्रयागराज। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिल्कुल ले सकते हैं, जीडी का पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो हो जाएगा आपका बिहार। बिहार की अगर आपसे पूछे जनसंख्या कितनी है, अगर मैं आपसे बिहार की जनसंख्या की बात करूं 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़, लगभग 10 करोड़। यूपी से लगभग आधा। अब हो सकता है शायद 12 करोड़ या 13 करोड़, जितनी भी हुई है मैं नहीं कह सकता अभी कुछ भी, क्योंकि बेटा ना तो आंकड़े आपके पास है ना आंकड़े मेरे पास है, और ये आंकड़े तब आएंगे जब जनगणना हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ पर जनगणना हुई नहीं है, तो इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता यहाँ पर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, अप्रोक्स 13 करोड़। नहीं, अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस पर बेटा। हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी भैया। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की भागीदारी जनसंख्या में कितनी थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की भागीदारी की बात कर रहा हूं, देखिए अगर पूरे भारत की जनसंख्या 100% है तो उसमें से यूपी की भागीदारी कितनी है, तो यूपी की भागीदारी है 16.5%। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आपको पता है कि हमारे भारत की जो जनसंख्या वो कितनी है, हमारे भारत की जनसंख्या आप जानते हैं 2011 में कितनी थी। 2011 में पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी आप जानते हैं, भूपेंद्र हो जाएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। बेटा 2011 में 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़। इस 121 करोड़ का 16% कहां पर है बेटा, ये अपने यूपी में है। अगर मैं बात करूं 121 करोड़ का, ये आपका 16.5% यूपी में, अब आप देख सकते हो 16 चिक्कम 96, यानी कि लगभग 1/6 के आसपास जो है वो आपका यूपी में है। अब आप जो कह रहे हो सर 143 करोड़ हो गई है, वो करंट की है, और करंट में मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक आपके पास में क्या ना हो, डाटा ना हो। और डाटा अभी आएगा जब सेंसस होगी तब बताएंगे आपको। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, मतलब किस राज्य में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। देखिए पॉपुलेशन है आपके यूपी की, और मैं बात करूंगा 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार लगभग कितनी थी, लगभग 20 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी जनसंख्या थी, वो लगभग 20 करोड़ थी। ये आपको याद रखना होगा, कितनी थी, लगभग 20 करोड़। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में रहा। देखिए थैंक यू भूपेंद्र बाबू,
आपको मैं बता दूं, मैं एक गांव का रहने वाला हूं, हो सकता है आप में भी से भी कोई बच्चा गांव का छोरा या चोरी हो, मतलब लड़का हो या लड़की, बॉय हो गर्ल्स, छोरा चोरी वैसे यहाँ पे हरियाणा में ज्यादा चलता है। लेकिन आपको ये बताना होगा कि भैया ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा किस राज्य में रहा है? हरियाणा जो आपका 1966 में बना है, केरल जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, एमपी जहां एसटी सबसे ज्यादा है, आंसर आ गया आपका बेटा हिमाचल प्रदेश। आप में से कोई बच्चा यूपी का रहने वाला है क्या? यूपी का, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से हो, हापुड़ जिले से हो, गौतम बुद्ध नगर से हो, है कोई बच्चा? पंजाब से जसविंदर कौर, छोटी गुड़िया है मेरी ये, रचना भाटी तो है ही खैर मवाने से, इनको तो हम जानता हूं। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। अभी सवाल आता है सर एसटी कहां पर है? एससी, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स की वो बात कर रहा है, जनजाति की बात कर रहा है। जनजाति आपको पता होगा, देखिए मैं अभी 2-4 दिन बाद एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जहां विश्व की सबसे खतरनाक शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूंगा। वो बात करना तक पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे, मतलब अदर उससे अपने अपने हैं, खुश हैं। शिवानी सैनी हापुड़ में, बेटा किस गांव से रहने वाले हो आप? चलिए तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो एसटी हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा एससी की अगर बात की जाए तो एससी कहां पर है? एससी अपने यूपी में है। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी कहां पर है बेटा? आपके यूपी में है। एसटी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपके मध्य प्रदेश में है। आपको पता होगा इंडिया में वन सबसे ज्यादा कहां है? वन, रमनदीप ये बताओ बेटे कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? देखिए वन कहे, दाल कहे, एसटी के, मध्य प्रदेश। भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश, है ना, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की लिटरेसी रेट कितना है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, इस सवाल का जवाब तो हर एक बच्चा दे सकता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो लिटरेसी रेट आपका 74.04% है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, ऐसा कौन सा राज्य है कि जहां पे जनगणना बढ़ी नहीं है घटी है? लो, ऐसा भी एक राज्य है जहां पर जनगणना बढ़ने के बजाय घटी है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर वहां पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रही है। और वो कौन सा स्टेट है ये आपको बताना होगा। तो बेटा ध्यान रखना वो है आपका नागालैंड राज्य, और नागालैंड राज्य आपका बना था 1963 में, ये आपको याद रखना होगा। नागालैंड वही राज्य है बच्चों जिसमें अगर मैं बात करूं एक हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, ये बेटा आपका आज का होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है। मेरे द्वारा पढ़ाई आप जो टॉपिक थे दोनों आपके आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई गई और ये बाद में सेंसस कराई गई है, तो टॉपिक कैसा लगा पहले तो आप ये बताओ, ये टॉपिक आपको कैसा लगा पहले तो आप ये बताइएगा बच्चों। मैंने आज आपको 2 टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की है, ये दोनों टॉपिक आपको कैसे लगे बच्चों एक बार जरूर बताइएगा। दूसरी बात इतना आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोगों को मैं 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार, फीडबैक देके जाया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है। एक अक्षर लिखने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता यार, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ यार ये बच्चे मेरे साथ हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, जितने भी लड़की और लड़के मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जब भी भाई और बहन मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज आप लोग एक कह रहा जी थ्योरी कब करवाओगे, मैं तो थ्योरी तो पढ़ाता हूँ बेटा, आज को जो पढ़ाया मैंने थ्योरी तो थी वो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अजीत कुमार, पवन मोरल। ठीक है बच्चों, बाय बाय।